अब है भूख कठिनाई, और तीसरा जो कारण होता है 1830 की क्रांति का, वो भूख कठिनाई और जन आंदोलन था। ये भूख कठिनाई और जन आंदोलन क्या था? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हम लोग ने देखा था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे यूरोप की जनसंख्या में बहुत वृद्धि होने लगी, है ना। अब लोग क्या हो गए, नौकरी ढूंढने के लिए शहर की ओर भागने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, शहर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और जो गरीब लोग थे, जो अमीर लोग थे तो अच्छी अच्छी बस्तियों में रहने लगे, और गरीब लोग थे सो बहुत ही गंदी बस्तियों में रहने लगे। और जब औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके कारण जो जो उत्पादक थे, जो लघु कुटीर उद्योग चलाते थे, जो बुनकर थे, है ना, भारत में भी इसके कारण बहुत बुनकर, जब भारत में इंग्लैंड का अधिकार हो गया था, हमारी क्या हो गया था, बुनकरों का जो उद्योग था वो सब नष्ट हो गया था, है ना। लघु उत्पादक जो थे वो क्या करने लगे, लघु उत्पादकों का भी व्यापार क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लघु सब लोग क्या किया, इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े पहनने लगे, जिसके कारण जो लघु उत्पादक जो थे तो उनको क्या हो गया, उसके साथ कंपटीशन होने लगा। और उन्होंने मशीन से बनी जो वस्तुएं होती थी वो क्या था, सस्ते दर की थी, और इनके द्वारा बनाई हुई चीज़ें क्या हो, थोड़ी महंगी होती थी। तो लोगों ने क्या किया, सस्ते कपड़े को खरीदने लगे, सस्ते वस्तुओं को खरीदने लगे, जिसके कारण इसका व्यापार नष्ट हो गया। अब इसके कारण व्यापार भी नष्ट हो गया, जिसका उद्योग धंधा था, वो रोजी रोजगार के जो साधन थे वो नष्ट हो गए। जनसंख्या हमारी बढ़ने लगी, उद्योग धंधे हमारे नष्ट हो गए। वस्तुओं जो खाद्य पदार्थ थे, है ना, उसका क्या हो गया, कीमत, खाने पीने की जो चीज़ें थी उसकी मूल्य क्या हो गई, बढ़ने लगी। जो किसान, जो अधिकांश जनसंख्या जो थी किसानों की थी, अब वो किसान लोग जो कृषि कार्य करते थे उसका अभी क्या हो गया, जमींदार जो लोग थे, है ना, जो धनी वर्ग के लोग थे, जो जमींदार थे, जिसकी भूमि थी और जिसकी भूमि पर कृषक लोग खेती करते थे, उसका भी टैक्स उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। अब बताइए, फसल अकाल पड़ गया या किसी कारणवश हमारा फसल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसकी टैक्स कम नहीं की जाती थी, टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई थी, ठीक है, जिसके कारण किसानों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। खाने पीने का जो चीज़ था उसका भी कीमत क्या हो गया, बढ़ा दिया गया, जिसके कारण पूरा व्यापक गरीबी फैल गया। यानी कि एक तो खाने पीने की चीज़ की कमी, और हमारा रोजगार भी खत्म हो गया, लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। जब ऐसी स्थिति में खाने पीने की चीज़ कमी हो गई, उसकी कीमत बढ़ गई, लोग बेरोजगार हो गए, तो अब लोग क्या करने लगे, सड़कों पर, पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया, जिसके परिणाम से वहां पे क्या हुआ था, है ना। इन सब के कारण क्या हो गया, 1830 की क्रांति हुई। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा की, 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया, काम के अधिकार की गारंटी दी गई, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए, ठीक है, ये सब काम किया गया। अब हम लोग देखेंगे 1848 ईस्वी की उदारवादियों की क्रांति। 1848 में क्या हो गया, जब अनेक यूरोपीय देशों ने गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान विद्रोह कर रहे थे, तो जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे, मध्य वर्ग की में भी एक क्रांति हो रही थी। और यह क्रांति 1848 की क्रांति फरवरी महीना में हुई थी, इसलिए फरवरी की भी क्रांति कहा जाता है। हम लोग से पहले देखे ना, 1830 की क्रांति जो फ्रांस में हुई थी वो जुलाई के महीने में हुई थी, इसलिए हम लोग जुलाई की क्रांति कहते हैं। 1848 ईस्वी की क्रांति फरवरी महीने में हुई थी, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको फरवरी की क्रांति भी कहते हैं। 1930 में तो हुआ, अब 1948 में भी लोग क्या किए, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से किसान मजदूर लोग क्या हो गए, विद्रोह करने लगे थे। यूरोप का बहुत सारे देश तो अभी तक स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन बहुत सारा जो क्षेत्र था वो अभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ था। जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरिया जैसे साम्राज्य में अभी भी क्या थे, वहाँ उदारवादी लोग अभी भी वहाँ पे किसी प्रकार का उसको वो स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। वहाँ पे किसी तरह का वहाँ पे जो गणतंत्रात्मक शासन होना चाहिए था, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। अभी भी वहाँ के उदारवादी, है ना, क्या मांग कर रहे थे, एक संविधान की मांग कर रहे थे। अब यह जो संविधान की जो मांग कर रहे थे, ठीक है, वो संविधान में उन्होंने की कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान की मांग की, तो उस संविधान के तहत उन्होंने बोला कि नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, और संगठन बनाने की आज़ादी भी हम लोग को
मिलना चाहिए। जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। अब 1848 ईस्वी में जो वहाँ पे क्रांति हुई थी, है ना, अभी हम आपको बताएं कि यूरोप के बहुत से राष्ट्र क्या हुए थे, उसमें भी अभी भी उसको किसी प्रकार का संवैधानिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी, यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। तो उन लोगों ने बोला कि प्रेस की स्वतंत्रता चाहिए, हमें संगठन बनाने की हम लोग की आज़ादी होनी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सक्रिय रूप से भाग लिया है तो महिलाओं को भी राजनीतिक संगठन स्थापित किया जाना चाहिए, है ना। महिलाओं को भी हम लोग मताधिकार हो या राजनीतिक संगठन बनाने के लिए। हाँ, 1848 ईस्वी में जो वहाँ पे क्रांति हुई तो इस क्रांति में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किया, बैठक में भी शिरकत की। लेकिन इस सब के बावजूद भी वहाँ पे उन लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया, उन लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया। तो यहाँ एक न्यू वर्ड आ रहा है, नारीवाद। तो नारीवाद क्या है? स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। नारीवाद में कहा गया कि जिस प्रकार से, है ना, पुरुष को वोट देने का अधिकार, मताधिकार का मिले, जितने भी उसको अधिकार दिए जाए वो सारे अधिकार किसको भी मिलना चाहिए? नारी को भी मिलना चाहिए। ठीक है। सामाजिक रूप से आर्थिक और राजनीतिक समानता की, दोनों के बीच क्या होना चाहिए? स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता होनी चाहिए, जिसमें महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी 1848 क्रांति में उसका महिलाओं का सहयोग देने के बावजूद भी उसको मताधिकार से वंचित रखा गया था। तब नारीवाद शब्द उभर करके आया। हम लोगों ने अब देखेंगे जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण में हम लोग देखेंगे 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसके पहले जर्मन साम्राज्य बहुत से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लगभग हम लोग कहें तो 300 से भी अधिक छोटे छोटे राज्य थे। अगर हम लोग जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो बहुत इसका एक चैप्टर भी इतिहास में। जब 1848 ईस्वी में क्रांति हुई तो इस क्रांति से जो अन्य यूरोपीय देश में तूफान आया उसे जर्मनी भी अछूता नहीं बचा। बहुत से 1830 की क्रांति के बाद बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्र में तो क्या हो गया था, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। लेकिन उस समय तक जर्मनी में कहें तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हुआ था, यानी कि जर्मन में किसी प्रकार का संवैधानिक स्वतंत्रता नहीं थी, संवैधानिक राजतंत्र नहीं था। लेकिन जब 1848 ईस्वी में जब वहाँ पे क्रांति हुई तो इस क्रांति में का जो तूफान अन्य यूरोपीय देश में आया उसे जर्मनी भी अछूता नहीं बचा। जो पर्सा, बवेरिया, हेनोवर, सैक्सनी आदि सभी राज्यों में जो निरंकुश शासन की समाप्ति की गई और वहाँ प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना की गई। वहाँ पे ऑस्ट्रिया और पर्सा दो प्रधान राज्य थे और दोनों जर्मनी में अपनी प्रधानता स्थापित करना चाहते थे, जिसमें पर्सा को अंत में सफलता मिली। ठीक है। जितने भी छोटे राज्य को संगठित करके विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। और पर्सा के जो चांसलर थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो बिस्मार्क था, जिन्होंने पूरे जर्मन को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ। और अब हम लोग देखेंगे इटली का। तो जर्मनी की तरह इटली भी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, वो भी वहाँ भी क्या था, एकीकरण नहीं हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे इटली के बारे में। इटली भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था और प्रत्येक टुकड़ा किसी न किसी शक्तिशाली राजा के प्रभाव के क्षेत्र में था। इटली के इन बिखरे हुए राज्यों में कुछ निरंकुश राजतंत्र थे तो कुछ में गणतंत्र थे जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। 1871 ईस्वी के आते आते इटली के सारे छोटे छोटे राज्य जो एक दूसरे से अलग थे अब वो संगठित हो गए और यूरोपीय इतिहास में एक शक्तिशाली संगठित इटली का उदय हुआ। देखिए इसी पर्सा के अधीन, है ना, जर्मनी का एकीकरण किया गया था। और इटली हैब्सबर्ग के अधीन था जहाँ पे पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र जो था बुर्बो राजवंश का था। ठीक है। इतालवी भाषा भी साझा रूप से हासिल नहीं थी। हम लोग पहले भी पढ़े कि इटली के एकीकरण में जोसेफ मैजिनी ने इटली को एकीकृत करने में बहुत योगदान दिया है। और हम लोग उसमें पहले पढ़ लें कि इनका जन्म जिनोवा में हुआ था, जिन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी। इटली को एकीकरण जो किया गया उसमें किसके अधीन किया गया? सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर एमुलस द्वितीय पर
द्वितीय ने किया। इटली का एकीकरण जो किया गया किस शासक के अधीन किया गया? विक्टर एमनुएल द्वितीय। जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए, मैजिनी तो था ही कि साथ साथ में कौन कौन था? कैबूर था, जिन्होंने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। कैबूर ने क्या किया? इटली का एकीकरण का हम लोग विस्तार से जब पढ़ेंगे तो उसका पहला चरण, दूसरा चरण में किसका किसका है, लेकिन अभी तो हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो इटली का जो एकीकरण का जो दूसरा चरण कैबूर के काल से ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और कैबूर का जन्म 1810 और इनकी मृत्यु 1861 में हुई थी, और ये पिनमॉन्ट का निवासी था। और उसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की और इंजीनियर के रूप में सेना में भर्ती हुआ था। अगर देखा जाए इनके बारे में, काबूर के बारे में, तो इन्होंने इटली की स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय चरण को इसी व्यक्ति ने क्या किया था? संचालित किया था। वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। 1871 ईस्वी में इटली का भी एकीकरण हो गया, जिसमें गैरीबाल्डी, यानी कि इटली के एकीकरण में मैजिनी, कैबूर और गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1871 ईस्वी में इटली का भी क्या हो गया? एकीकरण हो गया। अब आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो राष्ट्र का निर्माण हुआ था वो किसी क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। ये देखिए इटली का एकीकरण दिखाया गया है इसमें, और इटली एकीकरण के पूर्व इटली कैसे विभक्त था। तो ब्रिटेन में राष्ट्र का जो निर्माण हुआ अचानक कोई उथल पुथल या कोई क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का ही परिणाम था। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश थे, और इसकी जो पहचान थी वो जातीय थी। इन सभी जातीय समूह, निर्जातीय का जो अर्थ होता है वो साझा नस्ली, जनजातीय और सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि, जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो। और सभी जो जाति थी उसकी अपनी अपनी क्या, सभी जाति जो, क्योंकि अभी ब्रिटेन में हम लोग देखें ना, बहुत सारे विभिन्न जाति थे और सभी जाति का क्या था? अपना अपना संस्कृति था। इसका कोई नहीं था कि वहाँ पे ब्रिटेन में जो भी अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट जो भी जातियाँ रह रही थी, सभी की अपनी अपनी एक सांस्कृतिक थी और सभी लोग रह रहे थे। तो सबकी जो अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। जैसे जैसे अंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, तो यहाँ जो जाति था, अंग्रेज जो थे, है ना, उसके जैसे सत्ता में धन दौलत बढ़ने लगा, उसका प्रभुत्व बढ़ने लगा, ठीक है, सत्ता में वृद्धि हुई, तो उन्होंने क्या किया? अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद अंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र की 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत को क्या की? छीन ली, और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में क्या था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना ही प्रभुत्व जमा पाया, है ना। अब इंग्लैंड जो किया वो क्या किया? अपना स्कॉटलैंड में अपना प्रभुत्व स्थापित। अभी हम ब्रिटेन में कोई संघर्ष नहीं है, किसी राजघराने से कोई संघर्ष की कहानी नहीं है कि ब्रिटेन का उदय हुआ। इसकी बड़ी ही रोचक जो है, उसमें विभिन्न द्वीप समूह के लोग क्या करते थे? वहाँ पे शासन करते थे। तो धीरे धीरे जैसे वहाँ पे स्कॉट, आयरिश लोग जो शासन कर रहे थे, है ना, तो वहाँ पे क्या किया? धीरे धीरे अंग्रेज लोग भी थे, तो लोग ज़्यादा धन दौलत कमाने लगा। तो धन दौलत कमाया तो धीरे धीरे उस द्वीप समूह में जो जाति लोग थे उस पर क्या किया? कब्जा स्थापित, अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ? एक जो राजा था उस राजा से क्या किया? राजतंत्र को छीन करके एक अंग संसद की स्थापना की, और जिसके माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था। हम लोग यही पढ़े अभी। तो वहाँ जाके क्या हो गया? ब्रिटेन का अपना प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अभी तक तो हम लोग पढ़े राष्ट्रवाद के बारे में, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। सभी जो यूरोप में जो ऑटोमन साम्राज्य के सभी अधीन जो राष्ट्र थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। यूनान पहले स्वतंत्र हुआ, फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, ब्रिटेन का उद्भव हुआ। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अब इस राष्ट्रवाद के उदय के क्रम में बहुत सारे लोग ने बहुत सारे प्रतीकों को अपनाया राष्ट्रवाद में। जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाषा के रूप में किसी को देखा, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भाषा को बनाया, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या थी। तो किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना तो आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? एक हमारा प्रतीक होना चाहिए, पूरे राष्ट्र का एक प्रतीक होना चाहिए, है ना, जो हम लोगों को क्या करता है?
सामूहिक एकता को बढ़ावा देता है। तो उसका कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रतीक होना चाहिए, है ना, वो प्रतीक का कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए। तो आप किसी भी शासक को तो जीवित है तो हम लोग उसका चित्र दे सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र को हम चेहरा कैसा दे सकते हैं? एक देश को यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। तो उस समय लोगों ने राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया। राष्ट्र को किसके वेश में किया? एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया। और यानी कि रूप, जो उसका रूपक, जो चिन्ह किया, वो किसको दिया? राष्ट्र का एक नारी का रूप दिया, है ना। इसलिए कहते हैं नारी रूपक। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। सभी देश का अपना अपना क्या एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है, एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है ना, जो सबके सामूहिक एकता को प्रदर्शित करता है। राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया, यानी नारी की जो छवि जो है वो राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस की क्रांति के दौरान कलाकारों ने न्याय, गणतंत्र, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी के रूपक का प्रयोग किया। स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर से इंसाफ मांगने के लिए एक ऐसी महिला का प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई रहती थी और तराजू लिए हुए। आज भी हम लोग देखते हैं, है ना। न्याय का प्रतीक किसको माना जाता है? आंख में पट्टी बांधी हुई, काली पट्टी बांधी हुई, तराजू ली हुई एक महिला को। इसी प्रकार नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। फ्रांस में उस समय लोकप्रिय नाम क्या था? मरियान थी। कोई जो रूपक बनाया गया था वो कोई खास महिला का नहीं था, एक राष्ट्र का वो एक चित्रण किया गया। हम लोग भारत माता को कहते हैं, है ना। तो फ्रांस में उस समय लोकप्रिय ईसाई नाम क्या था? मारियान, और जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कालगी लिए। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर ही लगाई गई। पूछता है मरियान के बारे में, तो मरियान भी क्या था? फ्रांस का एक प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है। और उसके हाथ में क्या होता है? तिरंगा होता है, कलगी होता है, और वो लाल टोपी लगाई हुई रहती है। सार्वजनिक चौक पर लगाई जाती है ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आते रहे कि किस प्रकार सभी लोग एकजुट होकर के, है ना, निरंकुश शासक के विरोध में विद्रोह किए, लड़ाइयाँ लड़ी, क्रांति किए, है ना, और वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। मरियान की छवि सिक्का और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इस तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। यानी कि जर्मनिया जो थी वो जर्मन राष्ट्र का नारी रूपक था, जिसको बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनी हुई। जर्मनिया क्या थी? बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। ये प्रतीक याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछता है। टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? आज़ादी का है ना। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का है, हम लोग जर्मन में देखिए अभी। तलवार किसका है? तलवार ये दिखाता है तो मुकाबले का है। तो इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। अब है हमारा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद को तो हम लोग जान गए कि राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निश्चल प्रेम की भावना को दर्शाता है। अब राष्ट्रवाद को तो हम लोग समझ गए। हम लोग साम्राज्यवाद पढ़ते हैं। जब कोई राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और यह नियंत्रण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक या अन्य प्रकार से हो, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद का। अब साम्राज्यवाद में धीरे धीरे क्या किसमें निहित होने लगा? राष्ट्रवाद में। यानी हर अब एक देश अपने आप को तो मानता ही था, अब साम्राज्यवाद ही राष्ट्रवाद का रूप ले लिया। अब सभी लोग को लगा कि हमको इसके कारण, जो राष्ट्रवाद के कारण लोगों के मन में क्या हुआ कि हम अपने देश से सब प्रेम करने लगे। अपने देश से इतना ज़्यादा प्रेम करने लगे कि दूसरे क्षेत्र के लोगों से, दूसरे देश के लोगों से नफरत और घृणा की भावना आ गई। अब प्रत्येक देश क्या किया? एक दूसरे देश को दबाने की कोशिश की, उसको अपने प्रभुत्व में स्थापित करने की कोशिश करने लगे। यही तो हमारा साम्राज्यवाद था, है ना। अभी तो हमने यही पढ़ा कि जब कोई देश, है ना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, सबसे शक्तिशाली समझने लगे, तो क्या होता है? दूसरे देश को हे दृष्टि से देखता है। ठीक है, तो साम्राज्यवाद में हम लोग यही चीज़ को तो पढ़े हैं अभी कि साम्राज्यवाद में क्या बताता है? जब कोई देश अपने महत्वाकांक्षा के लिए, है ना, अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, और यह नियंत्रण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक किसी भी रूप में हो, यह क्या होता है? साम्राज्यवाद होता है। यानी एक देश, एक शक्तिशाली देश दूसरा देश पर क्या कर रहा है? सिर्फ अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए उस पर क्या कर रहा है? अधिकार स्थापित कर ले रहा है। यही क्या था? साम्राज्यवाद। जो साम्राज्यवाद का जो बिंदु था, जो प्रमुख जो देश थे, ठीक है, वो बाल्कन का क्षेत्र था। बाल्कन में बहुत सारे
राष्ट्र थे और सभी की जो भौगोलिक और जातीय जो स्थिति थी वो भिन्न भिन्न थी। ठीक है, तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, स्लोवेनिया, साइबेरिया, है ना, इन सब क्षेत्र में जो लोग निवासियों को जो क्षेत्र इस साइबेरिया आदि जो क्षेत्र के निवासी थे उसको स्लाव कह के पुकारा जाता था, जो ऑटोमन साम्राज्य का ही नियंत्रण में था। जब रूमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने लगे तो ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। मतलब सभी राष्ट्र क्या हो गए, उससे जो राष्ट्र को ऑटोमन बहुत विशाल साम्राज्य था और सभी छोटे छोटे राज्यों यूरोपीय राष्ट्र को अपने नियंत्रण में किया था, धीरे धीरे सब लोग अपना अपना क्या हो गया, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हुई और अपना स्वतंत्र होने लगे, तो विघटन होने लगा। सभी यूरोपीय राष्ट्र एक के बाद एक करके ऑटोमन साम्राज्य से क्या करने लगे, निकलने लगे। अब जो स्लाव जाति थे, साइबेरिया में जो निवास करने वाले लोग थे, है ना, साइबेरिया, बुल्गारिया, इस सब में जो निवास करने वाले जो लोग थे उसको जो स्लाव कहते थे। जाति के जो लोग थे, राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान स्वतंत्रता की प्रक्रिया तय करने की कोशिश की। लोगों को भी लगा कि अब हम लोग को भी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। हम लोग को भी जबरदस्ती क्या किया, अपने अधीन कर लिया। हमारी खुद की एक पहचान है, हम लोग हमारा देश का अपना एक प्रभुत्व है, हम लोग ऑटोमन साम्राज्य के अधीन नहीं रहेंगे। तब क्या हो गया, बाल्कन क्षेत्र और इन क्षेत्रों में क्या हो गया, टकराव होने लगा। जो राष्ट्रीय समूह था और बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या रखते थे और एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को क्या करने लगे, हथियाने की उम्मीद रखने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, तनाव की स्थिति वहाँ पे बढ़ गई और एक दूसरे से खुलकर लोग प्रतिस्पर्धाएं करने लगे। इसी के परिणाम यही बाल्कन क्षेत्र के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। इस चैप्टर में हमने राष्ट्रवाद की पढ़ा, जर्मनी का एकीकरण, नेपोलियन संहिता के बारे में पढ़ा, 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ा, उनके कारणों को देखा और साम्राज्यवाद को पढ़ा। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे।